गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्पाइनल नर्व्स के बारे में कि स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं। अगर स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो स्पाइनल नर्व्स कहाँ से राइज होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ से राइज होंगे? स्पाइनल कॉर्ड से क्या होंगे? ये राइज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वेरी आईएमपी आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर के होते हैं। तो स्पाइनल नर्व कितने पेयर होंगे? 31 पेयर होते हैं किसमें? ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। और ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 ग्रुप में। कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन से ग्रुप है? पहला बात करें तो पहला क्या है आपका? सर्वाइकल, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? नेक रीजन पे। और कितना होता है? 18 पेयर होता है। कितना होता है? 18 पेयर होता है। सेकेंड बात करें, सेकेंड है आपका थोरेसिक, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? थोरेसिक रीजन पे, जो कितना होता है? 12 इन पेयर होता है। थर्ड बात करें, थर्ड क्या होता है? लंबर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर एब्डोमेन में। और कितना पेयर होता है? 5 पेयर होता है। फोर्थ होता है आपका सैक्रल, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? लोअर एब्डोमेन में। कितना पेयर होगा? 5 पेयर। एंड लास्ट बात करें फाइव्थ, कोक्जियल, जो कितना होगा? ये रिप्रेजेंट किसको करता है? टेल नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। और कितने पेयर होगा? 1 पेयर होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्पाइनल नर्व्स होते हैं सारे क्या होते हैं? मिक्स इन नेचर होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था जब नर्व्स के बारे में, तो आपने पढ़ा था एक सेंसरी, दूसरा मोटर, और एक मैंने बताया था मिक्स, जो दोनों के जैसे काम करते हैं, मोटर और सेंसरी दोनों के जैसे। ठीक है। तो जितने भी स्पाइनल नर्व्स होते हैं कैसे होते हैं? मिक्स नेचर के होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम स्पाइनल फॉर्मूला की बात करें कि स्पाइनल फॉर्मूला क्या होगा, तो जो अभी आपने 5 ग्रुप में डिवाइड किया उससे हम स्पाइनल फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्या होगा? C8TH12L5S5C1। ठीक है। C मतलब सर्वाइकल, TH मतलब थोरेसिक, L मतलब लंबर, S मतलब सैक्रल, C मतलब कॉक्सियल। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ईच स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड बाय 2 रूट। 2 रूट से क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। जैसे आपसे बात किया जाए स्पाइनल कॉर्ड का, अगर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं इसे रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से 2 रूट एराइज होते हैं। एक ऐसा रूट एराइज होता है और दूसरा रूट ए एराइज होता है। जैसे आपने जब स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे आपने पढ़ा था डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न। ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? जो डॉर्सल हॉर्न से राइज होगा उसको हम बोलेंगे डॉर्सल रूट। ठीक है। क्या हो गया आपका? डॉर्सल रूट। और जो वेंट्रल हॉर्न से राइज होगा वो क्या होगा आपका? वेंट्रल रूट। क्या हो गया? वेंट्रल रूट। ठीक है। जब आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दिखाया गया था तो वहाँ पे डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट के बारे में, हॉर्न के बारे में आपने पढ़ा होगा। डॉर्सल हॉर्न से जो रूट एराइज होगी स्पाइनल नर्व्स की वो क्या होगा? डॉर्सल रूट। और वेंट्रल से जो एराइज होगी वो क्या होगा आपका? वेंट्रल रूट। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्या होता है? डॉर्सल, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर, या क्या बोलते हैं? सेंसरी, या बोलते हैं एफरेंट रूट। सब एक ही नेम है। अब इस रूट में क्या होता है? ये कंडक्ट करता है सेंसरी इंपल्स को। कहाँ से? सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से करता है? सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड में क्या करता है? नर्व इंपल्स को क्या करता है? भेजता है। ठीक है। और आपको आगे अभी पढ़ोगे, अब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया जाएगा, तो ये जो डॉर्सल रूट है ये आगे जाके क्या फॉर्म करता है? डॉर्सल रूट गैंग्लिया फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? गैंग्लिया। अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जब ये आप रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो डॉर्सल रूट में हमें क्या देखने को मिलेगा आगे जाके, क्या फॉर्म करता है? डॉर्सल रूट गैंग्लिया, मतलब स्वेल हो जाता है ट्रैक, और क्या फॉर्म करता है? गैंग्लिया फॉर्म करता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अब इसका क्या काम है वो आगे भी अब रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ाया जाएगा। वेंट्रल रूट की बात करें या इंटीरियर रूट की बात करें या मोटर रूट की बात करें या इफरेंट रूट की बात करें, सब एक ही चीज़ है। ठीक है। ये यहाँ पे जो इम्पल्स कंडक्ट होता है, मोटर इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे मोटर इम्पल्स कहाँ से कंडक्ट किए जाते हैं? ऐसा आप बोल सकते हो कि फ्रॉम टिश्यू टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। या आप बोल सकते हो स्पाइनल कॉर्ड से भी क्या होते हैं? मोटर इम्पल्स आते हैं।
ठीक है। तो वेंट्रल या एंटीरियर या मोटर या इफरेंट रूट, जहाँ से जो मोटर इम्पल्स को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई गैंग्लिया हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वेंट्रल रूट में क्या होते हैं, नो गैंग्लिया, इन कोई गैंग्लिया नहीं मिलता, ठीक है। गैंग्लिया हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, डोर्सल रूट पे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये डोर्सल रूट ही आगे जाके क्या करेगा, ये रूट आगे जाके स्वेल करता है, स्वेल करने के बाद क्या फॉर्म करता है, डोर्सल रूट गैंग्लिया क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। अब कैसे, अब ये जब रिफ्लेक्स सेक्शन जब अभी पढ़ेंगे तो डोर्सल रूट गैंग्लिया के बारे में और थोड़ा डिटेल हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जो पीएनएस है, पीएनएस को हम क्या करते हैं, दो में डिवाइड कर सकते हैं। एंड जो अभी आपने पढ़ा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें, पहला क्या है आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा क्या है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स को रिले कहाँ से किया जाता है, सीएनएस टू स्केलेटल मसल से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल में क्या किया जाता है, जो नर्व इम्पल्स को क्या किया जाता है, रिले किया जाता है, ठीक है। और आपको पता है जब आपको पढ़ाया गया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो वहाँ आपने पढ़ा था कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, रिलैक्सेशन कैसे होता है, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में, ठीक है। तो जो एक जॉन के थ्रू इम्पल्स आ रहे थे, ठीक है, वो कहाँ से आ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल में क्या किया जाता है, इम्पल्स को रिले किया जाता है, किसके थ्रू, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड क्या है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, ठीक है, एंड स्मूथ मसल्स। जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, स्मूथ मसल है, उसमें नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट किया जाता है किसके थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब एएनएस के दो पार्ट है, पहला क्या है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और दूसरा क्या है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, या सिम्पैथेटिक नर्व्स इसमें होंगे और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होंगे, ठीक है। अब चलिए, अब सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का क्या रोल है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिख रखा है, सिम्पैथेटिक नर्व्स क्या होते हैं, फ्लाइट और फाइट, ठीक है। तो जैसे आप बोलते हो एक काम क्या करेगा, यहाँ पे लिखा है पीपल को डायलेट करने का काम करता है, स्लाइवेशन को इनविट करने का काम करता है, इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, रिलैक्स करता है एयरवे को, ठीक है, इनविट करता है एक्टिविटी ऑफ स्टमक को, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज रिलीज को, इनविट करता है गॉल ब्लैडर को, इनविट करता है एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन को, सिक्रेट करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को, रिलैक्स करता है ब्लैडर को, प्रमोट करता है एजुकुलेशन एंड वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। किसका काम है, सिम्पैथेटिक नर्व्स का काम है। सेम वैसे हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की, तो ये क्या काम करता है, रेस्ट या डाइजेस्ट, ठीक है। अब जैसे बोला यहाँ पे सिम्पैथेटिक ने क्या किया, पीपल को डायलेट किया, तो एक इसने क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया, इसने स्लाइवा को इन्विट किया, तो इसने क्या किया, स्टिमुलेट किया, इसने हार्ट बीट को इंक्रीज किया, तो इसने क्या किया, स्लो किया, इसने रिलैक्स किया एयरवे को, तो इसने क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया, ठीक है। इसने क्या किया, इनहिबिट किया एक्टिविटी ऑफ स्टमक को, तो इसने क्या किया, स्टिमुलेट किया, सेम अपोजिट वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिम्पैथेटिक सिस्टम की, तो सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है या सिम्पैथेटिक जो नर्व्स है, बोला इट प्रिपेयर बॉडी टू कॉपी विथ इमरजेंसी, स्ट्रेस एंड डेंजर। बोला हमारे बॉडी को प्रिपेयर किसके लिए करता है, टू कॉपी विथ इमरजेंसी, मतलब बात करो कोई इमरजेंसी सिचुएशन, स्ट्रेस या डेंजर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। अब ये करता क्या है, इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है आर्टरी को, बोला एलिवेट करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेकेंड बात करें, सेकेंड क्या है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये करता क्या है, हमारे बॉडी को रिटर्न किस स्टेट में लाता है, रेस्टिंग स्टेट में। वो तो उसने स्टिमुलेट किया था, एक्साइट किया था, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, रिलैक्स स्टेट में लाता है हमारे बॉडी को आफ्टर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जो पहले स्ट्रेसफुल सिचुएशन था उसके लिए किसने काम किया था, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। उसने क्या किया, बॉडी को एक्साइट किया, हार्ट बीट को बढ़ाया, ब्लड प्रेशर को बढ़ाया, ये सारी चीज़ें उसने किया था। तो ये करता क्या है, हमारे बॉडी को रेस्टिंग कंडीशन में लेके आता है, नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है स्ट्रेसफुल कंडीशन से, और स्लो कर देता है। क्या करता है, हार्ट बीट को स्लो कर देगा, आर्टरी को डायलेट कर देगा, ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल में बात करो,
अगर कोई पर्सन क्या है रनिंग कर रहा है, ठीक है, तो जब आप रनिंग करते हो तो क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज होती है। हार्ट बीट इंक्रीज हुआ, जैसे आपने बोला कि 72 टाइम पर मिनट अगर हार्ट बीट नॉर्मल है किसी पेशेंट पर्सन का, और वो जब वो रनिंग करता है तो हार्ट बीट क्या हुआ 72 से 150 आ गया, तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उस समय काम कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, हार्ट बीट का बढ़ना। पर जैसे ही आप रुके, रनिंग करना बंद किए, तुरंत हमारी बॉडी क्या होती है, नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, रिलैक्स कंडीशन में आती है। तो वहाँ पे कौन काम करता है, पैरासिम्पथेटिक। वो क्या काम करता है, बॉडी को वापस स्ट्रेसफुल कंडीशन से किस में लेके आता है, रिलैक्स कंडीशन में लेके आता है, और वापस हार्ट बीट को किस में कितना कर देता है, 72 टाइम पर मिनट या 75 टाइम पर मिनट। ठीक है, तो ये सारे इनके नर्व्स के वर्क हैं, कौन क्या काम करता है ये आपको याद रखना है। एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है पहले से आया है कि पीपल को डायलेट कौन करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कौन करेगा, स्लाइवा को स्टिमुलेट कौन करेगा, इनहिबिट कौन करेगा, हार्ट बीट को स्लो कौन करता है, इंक्रीज कौन करता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और आप एग्जाम में से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है। तो विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये पार्ट किसका होता है, पीएनएस का। किसका पार्ट होता है, पीएनएस का। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सेस। ठीक है, बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम, जिससे क्या होता है, इम्पल्स कहाँ से ट्रेवल करता है, सीएनएस टू विसरल ऑर्गन। ठीक है, एंड फ्रॉम विसरल ऑर्गन टू सीएनएस। ठीक है, दोनों थ्रू क्या करता है, ट्रेवल करता है, सीएनएस टू विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन टू सीएनएस क्या करता है, नर्व इम्पल्स ट्रेवल करते हैं। चलिए बात करते हैं गैंग्लिया की। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है, ये गैंग्लियन क्या होते हैं, नर्व सेल होते हैं या नर्व सेल के क्लस्टर होते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ नर्व होते हैं। ठीक है, जिनकी सेल बॉडी किस पे लोकेटेड होती है, एएनएस में। एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। नर्व प्लेक्सस की बात करें तो नर्व प्लेक्सस क्या होता है, प्लेक्सस होता है या ब्रांचिंग नेटवर्क होता है किसका, इंटरसेक्टिंग नर्व का। ठीक है, किसका होता है, इंटरसेक्टिंग नर्व का क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। तो गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया कैसे बोल सकते हो, जो आपके नर्व सेल है या न्यूरॉन्स का क्लस्टर है। ठीक है, जिसकी हम बात करें या आप बोल सकते हो एक ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडी है जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। ठीक है, सेम बात करें नर्व प्लेक्सस को बोलते हैं, प्लेक्सस क्या है, ब्रांचिंग नेटवर्क है किसका, इंटरसेक्टिंग नर्व। ये नर्व जो दूसरे से क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नर्व प्लेक्सस करते हैं। ठीक है, और गैंग्लिया के बारे में भी हम बात करेंगे जब डॉर्सल रूट गैंग्लिया के बारे में बात करेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। चलो कभी कभी टर्म आता है रेमी, किसको बोलते हैं, कई जगह रेमी लिखा होगा, रेमस लिखा रहता है वर्ड। तो रेमी का मतलब क्या होता है, ये ब्रांच होता है या बोल सकते हो सच एज ए ब्रांच, ब्रांच के जैसा स्ट्रक्चर। और ब्लड वेसल्स के रिलेटेड बात करो या नर्व्स के, यानी नर्व्स की ब्रांचिंग हो रही है, ब्लड वेसल्स की ब्रांचिंग हो रही है, तो ऐसे ब्रांच को हम क्या टर्म देते हैं, रेमी टर्म देते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं आप बोल सकते हो आप बोल जो स्पाइनल नर्व्स में रेमी वर्ड आए, या आप बात करो, जैसे अभी आप सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा। ठीक है, वहाँ पढ़ने के लिए तो बहुत सारा डिटेल है, जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आओगे तो ये न्यूरल सिस्टम काफ़ी डीप में आपको पढ़ाया जाएगा, खासकर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो हमें क्या उतना ही पढ़ना है जितना आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो रेमी का मतलब क्या होता है, रेमी क्या एक ब्रांच है या बोल सकते हो ब्रांच के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप ब्लड वेसल्स की बात करो या नर्व्स की बात करो। ठीक है, नर्व्स की ब्रांचिंग बात करो या ब्लड वेसल्स की ब्रांचिंग की बात करो, उसको हम क्या टर्म देते हैं, रेमी टर्म देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम और बात करेंगे सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। चलो आपने बोला ये कि इस जितने ग्रीन वाले नर्व्स हैं क्या है आपके सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू या सिम्पथेटिक नर्व्स हैं, और जितने ब्लू वाले नर्व्स हैं क्या है आपके पैरासिम्पथेटिक नर्व्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं। अब गैंग्लियोनिक का मतलब, गैंग्लियन का मतलब समझ गए, क्लस्टर ऑफ नर्व जिसकी सेल बॉडी किस में लोकेटेड होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो हम बात करें सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं,
साइज में छोटे होते हैं। तो देखो ये क्या है, जो छोटे छोटे ब्रांचिंग है, ये वाली ब्रांचिंग, ये क्या है आपका प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, या नर्व्स पढ़ सकते हो। एक ऐसा होगा स्मॉल होगा, ठीक है। तो सारे ये प्री हैं, वो ये सारे क्या है आपके प्री गैंग्लियोनिक, जहाँ जहाँ मैं ट्रिक कर रहा हूँ ये सारे क्या है प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स है या नर्व्स फाइबर है, ठीक है। ये सारे क्या होंगे साइज में क्या होते हैं स्मॉल होते हैं। इनके कंपेरिजन में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है, तो ये क्या होगा आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होगा। एनएफ लिख रहा हूँ मतलब नर्व फाइबर। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर क्या होगा साइज में बड़ा होता है, किसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। याद रखेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर क्या होते हैं स्मॉल होते हैं या लार्ज होते हैं या बड़े होते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स हैं वो क्या होते हैं साइज में छोटे होंगे। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स क्या होंगे, ये छोटे वाले नर्व्स हैं। वो आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फॉर्म करेंगे। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स क्या होते हैं साइज में, ये क्या होंगे लॉन्ग होंगे या बड़े होंगे, ठीक है। आप ऐसे पढ़ सकते हो किसमें सिंपैथेटिक में। सेम उल्टा किसमें होगा पैरासिम्पैथेटिक में। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा जो प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर होगा वो कैसा होगा साइज में लार्ज होगा, ठीक है। देखो बड़ा है ना, देखो ये सारे बड़े हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर क्या है बड़े हैं। पर इससे आगे जाके जो फॉर्म हो रहे हैं पोस्ट, ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं पोस्ट, ये सारे क्या हैं आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हैं। तो जितने भी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होंगे, ये कैसे होंगे स्मॉल होंगे। तो उल्टा बस एक ही याद रखना, एक याद कर लोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। सिम्पैथेटिक नर्व में अगर हम बात करें, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बात करें, तो इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा साइज में छोटा होगा। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कैसा होगा साइज में बड़ा होगा। सेम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर क्या होंगे साइज में बड़े होंगे, ठीक है। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होंगे वो साइज में क्या होंगे छोटे होंगे, ठीक है। तो एक दो वर्ड और आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये रैपिड इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस एक्शन होता है किसका बॉडी का, ठीक है, इस इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, ठीक है। किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है रैपिड इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस एक्शन करती है, उसी को क्या हम टर्म देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बात किया जाए कि अगर अगर किसी घुटने पे किसी हैमर से हल्का सा पंच किया जाए, या कभी घुटने पे क्या कभी चोट लगे, तो तुरंत क्या होता है पैर सीधा हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन ही है। तो क्या है आपका, तो ऐसे ही है जैसे नॉर्मल आप देखते हो कभी हॉट पेन है गर्म है, कभी आप कोई गर्म चीज़ अगर टच कर लेते हो तुरंत क्या करते हो हाथ ऑटोमेटिक हट जाता है वहाँ से, ठीक है। तो वो भी क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन ही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जब कोई स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या होता है हमारी बॉडी क्या करती है रैपिड इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस जो क्या करती है एक्शन करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम नी जर्क एक्सपेरिमेंट से इसको हम स्टडी भी करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। जैसे आपने देखा हो ना कभी तवा वगैरह है या गर्म हॉट पेन वगैरह है, गलती से आप टच कर ले तो तुरंत विद इन नैनो सेकेंड आपकी हाथ हट जाती है वहां से, ठीक है। ये थोड़ी सोच के हटाते हो कि तवा कितना गर्म है, कितना आप सह सकते हो, ये सब थोड़ी देखते हो, तो हाथ हटा लेते हैं वहां से। तो है क्या वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। तो स्टिमुलस मतलब स्टिमुलस क्या हुआ हीट हुआ या टेम्परेचर हुआ। अब नी जर्क एक्सपेरिमेंट में देखें तो हम क्या करते हैं जर्क देते हैं तो स्टिमुलस है वो। तो हमारी जो मसल होंगी यहाँ के जो थाइस की मसल होंगी वो क्या करेंगी एक्शन करना स्टार्ट करेंगे। वो कैसे होगा वो आगे भी पढ़ाया जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन में। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो भी मैं बता रहा था उसके एग्जांपल्स भी वही हैं जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। जैसे बोलते हो सडन विड्रॉल ऑफ ए हैंड व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। कभी हम हॉट ऑब्जेक्ट कोई टच करते हैं तो हम क्या करते हैं सडन क्या करते हैं अपने हैंड को विड्रॉल कर देते हैं हटा लेते हैं वहां से, ठीक है। सेकेंड हम बात करें जो टचिंग लिप ऑफ ए नर्सिंग बेबी इवोक सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर हम किसी
छोटे बच्चे की जो बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके अगर लिप पे आप हाथ टच करते हो तो क्या करते हो, उसको सक करना स्टार्ट कर लेते हो, वो भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। सेम बात करें जो क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स का बंद होना, व्हेन लाइट फॉल ऑन, कभी किसी के आँख के पास अगर टॉर्च ले जाओ तो आईलिड्स क्या होती है, बंद हो जाती है, तो भी क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। नी जर्क फिनोमिना की बात करें तो जैसे अभी बता रहा था कि जो पटेला पे अगर हम क्या करते हैं, जर्क करते हैं, ठीक है, तो तुरंत क्या होती है आपकी जो लेग है वो क्या होती है, आगे की तरफ क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो वो भी क्या है आपका नी जर्क फिनोमिना का भी हम पढ़ेंगे। बोला इफ ए चाइल्ड सी और स्मेल ए फूड अननोन टू हिम, ठीक है, अगर कोई चाइल्ड क्या होता है, कोई फूड को देखता है या स्मेल करता है जो उसके लिए क्या अननोन है, ही डज नॉट स्लाइवेट, वो स्लाइवेट नहीं करता, बट अगर वो ऐसे फूड को देखता है, ठीक है, बट अगर क्या करता है, ऐसे फूड को क्या बोलते हो, बार बार देखता है या स्मेल करता है एवरी टाइम बिफोर टेस्टिंग इट, ठीक है, उसको खाने से पहले, तो क्या होता है, स्लाइवेट करता है। ये क्या है आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स है, सिंपल चीज़ है, इसको और आसानी से समझ सकते हो आप। जैसे आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है खाने में, ठीक है, और वो आपके पास सामने दिख रहा है बट आपको मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, मुंह से सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन ही है। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो बोला रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, पाथवे होता है इम्पल्स का इन ए रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन में जो इम्पल्स का पाथवे होता है, उसी का जिस तरह से वो इम्पल्स ट्रेवल करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, पहला क्या होता है, ए रिसेप्टर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है। जैसे आपने बोला ना कि स्टिमुलस क्या है, ये हैमर है जिसको हम किस पे मार रहे हैं, पटेला के ऊपर, तो ये क्या हो गया आपका स्टिमुलस हो गया। दूसरा क्या होता है, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पहला तो क्या होगा, रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन क्या होगी, आप बोल सकते हो जो हमारी पटेला वेरे है, या बोल सकते हो जो लेग की मसल है ये पटेला की, ठीक है, ऊपर वो क्या है आपका स्टिमुलस हो गया, उसके ऊपर जैसे हम हैमर मारेंगे, मतलब वो क्या है आपका स्टिमुलस है, जैसे वो क्या करेगा, उस स्टिमुलस को रिसीव करेगा, यानी उस पर रिसेप्टर सेल होंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन की बात करो, जो क्या काम करेगा, नर्व इम्पल्स को कहाँ ट्रेवल कराएगा, सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तीसरा क्या होता है, इंटरमीडिएट या कनेक्टर होता है, या बोल सकते हो इंटरमीडिएट या कनेक्टर न्यूरॉन इसको बोल सकते हैं, जो कनेक्ट क्या करता है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, मोटर या इफरेंट या इफेक्टर या एक्साइटर न्यूरॉन होता है, जो क्या करता है, कंडक्ट करता है इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन, जिसके बेसिस पे लेग आगे की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है आपका, एन इफेक्टर ऑर्गन या मसल ग्लैंड, जो रिस्पॉन्ड किसको करता है, स्टिमुलस को, इम्पल्स को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, इफेक्टर ऑर्गन। अब चलो देखो, ये है आपका डायग्राम, ठीक है। अब देखो पहला चीज बात करते हैं, ये है आपका स्टिमुलस, ठीक है, यानी हैमर। जब इससे हम जर्क करेंगे ना पटेला पे, या नी जर्क की हम बात करें, तो क्या होता है कि लेग रिस्पॉन्स देता है, और लेग क्या होता है, आगे की साइड ऊपर की साइड क्या होता है, जाता है। अब ये कैसे जाता होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जैसे स्टिमुलस देंगे या जर्क करेंगे तो क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा ना स्टिमुलस को, और फिर क्या होगा, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट जो न्यूरॉन है, ये क्या करेंगे, ये इम्पल्स को कहाँ ट्रेवल कराएंगे, सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेंस ऑर्गन से कहाँ भेजेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से, थ्रू डॉर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम। चलो आ गया स्पाइनल कॉर्ड में ए सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अभी क्या करेगा, सेंसरी जो न्यूरॉन है ये आगे जाके इसमें ब्रांचिंग होगी, सिनेप्टिक नॉब बनेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज किया वो कैसा होगा, अभी आगे आपको बताया जाएगा, एक्साइटेटरी ही होता है। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर को कौन रिसीव करेगा, ये मोटर न्यूरॉन जैसे इसको रिसीव करेगा एक एक्साइट होगा, ठीक है, और तुरंत एक्साइट होगा तो इन इम्पल्स को कहाँ जनरेट करेगा, इस इफेक्टर ऑर्गन के पास। इफेक्टर ऑर्गन इन द सेंस जो ऑर्गन पे हम क्या कर रहे हैं,
अभी जर्क मार रहे थे आप, जर्क दे रहे थे, तो इसको क्या करेगा, स्टिमुलस को रिसीव करेगा। जैसे ही इफेक्टर ऑर्गन के पास स्टिमुलस आया, इसके पास क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। इस मोटर इंपल्स को क्या करेगा, कैरिड आउट करेगा। जैसे कैरिड आउट करेगा इफेक्टर, तुरंत क्या होगा, हमारा पैर आगे की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। थोड़ा और डिटेल में अब इसको देखते हैं। अब देखो एक्चुअली होता क्या है। जैसे हम स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, हमने स्टिमुलस दिया यानी जर्क दिया, तो होगा क्या, अब जो हमारी लेग की मसल है या फीमर के ऊपर जो मसल है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप्स की मसल है, थोड़ा ध्यान देंगे समझने के लिए। दो टाइप्स के कौन कौन से मसल है, मैं थोड़ा अलग कलर से इसको बताता हूँ। एक मसल है ये वाली मसल, एक कलर से, और दूसरा कौन सी मसल है, ये वाली मसल। इस मसल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिसेप मसल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिसेप मसल बोलते हैं। और इस मसल को हम क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल। क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल। याद रखेंगे, थाइस के जो ऊपर मसल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिसेप मसल। और जो नीचे प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हैमस्ट्रिंग मसल। अब देखो, अब यहाँ पे दो काम होता है। जैसे हम स्टिमुलस देते हैं तो होता क्या होगा, अब हम अगर पैर को आगे की तरफ जाना है तो दो काम होगा। ये जो ऊपर वाली मसल है क्वाड्रिसेप मसल, ये क्या होगी, खींचेगी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, यानी ये मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। और हैमस्ट्रिंग मसल उसी समय क्या होगी, रिलैक्स होगी। क्या होगी, रिलैक्स होगी। अब भाई दो काम कैसे हो रहे हैं एक साथ, आपने जर्क दिया या आप स्टिमुलस दिया, तो ऊपर की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और पीछे की मसल क्या हो रही है, नीचे की जो मसल है फीमर की वो क्या हो रही है, यानी हैमस्ट्रिंग मसल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। तब जाके ये पैर क्या हो रहा है, आगे की तरफ जाएगा। अब अगर ऐसा होता कि ये जो क्वाड्रिसेप मसल है और हैमस्ट्रिंग मसल है, अगर ये दोनों मसल कांटेक्ट होती तो क्या होता, तब बिल्कुल एक पिलर लाइक मूवमेंट होता, पैर आगे नहीं जाता, पैर स्टक हो जाता, ठीक है। जैसे कभी आप देखना किसी कोई आप अब बहुत ज़्यादा जिम कोई पर्सन कर लेता है, पहले दिन जाता है, बहुत ज़्यादा लेग की एक्सरसाइज कर लेता है, तो उसकी देखना पीछे की मसल क्या होती है, बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, और ऊपर की मसल भी खींचती है, कांटेक्ट होती है। तो उस समय क्या होता है, कुछ सुबह उसको चलना हो तो आसानी से चल नहीं पाता, आसानी से पैर आगे नहीं जाते। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर मान लो पटेला पे हमने जर्क किया हैमर से, तो हुआ क्या कि ऊपर की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और नीचे की मसल रिलैक्स हुई। अब इस दोनों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम कौन है, ये मोटर न्यूरॉन्स ही करेंगे। जब सेंसरी जो ऑर्गन है, मतलब ये जो क्वाड्रिसेप मसल है, इसके पास जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, या बोल सकते हो कि ये जो थाइज के मसल है, इनके पास जो सेंसरी रिसेप्टर होंगे, वो क्या करेंगे, इस इम्पल्स को कहाँ लेकर जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड से दो इम्पल्स आएंगे। एक इम्पल्स कौन लेकर आएगा, इफेक्टर न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा, ठीक है, और डायरेक्टली उसको कहाँ भेजेगा, क्वाड्रिसेप मसल के पास। क्वाड्रिसेप मसल इन द सेंस जो ऊपर वाली मसल है उसके पास जो इफेक्टर है, वहां पे वो न्यूरॉन क्या होगा, जाएगा, और जैसे वहां पे जाएगा तो करेगा क्या, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरा क्या काम होगा, दूसरा होगा कि न्यूरॉन डायरेक्टली, दूसरा क्या होता है, जो ये इम्पल्स डायरेक्टली सेंसरी जो न्यूरॉन था उससे डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के थ्रू नहीं आएगा, बीच में क्या होगा, एक इंटर न्यूरॉन होगा, उसके थ्रू क्या होगा, एक सिग्नल आएगा, और वो कहाँ जाएगा, आपके दूसरे जो आपकी मोटर है, आप बोल सकते हो कि इफेक्टर है, ठीक है, वहां पे जाएगा, और वो क्या करेगा, हैमस्ट्रिंग मसल को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो एक पीछे की मसल रिलैक्स होगी और ऊपर की मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। चलिए थोड़ा सा आपको फटाफट समझ लेते हैं। अभी तो मैंने आपको बस ऐसे थ्योरेटिकल बताया, अब थोड़ा मैं इसको डायग्रामेटिक बता रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे पहले जर्क दिया, इम्पल्स जनरेट हुआ, और इसको रिसीव किसने किया, ये मसल ने रिसीव किया, जो रिसेप्टर है उसने रिसीव किया इस स्टिमुलस को। इसने क्या किया, एफरेंट या बोल सकते हो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इस इम्पल्स को कहाँ तक ले गया, वो स्पाइनल कॉर्ड तक। किसके थ्रू ले गया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अब गैंग्लिया का मतलब मैंने बता दिया, गैंग्लिया का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोला बहुत सारे क्या है, न्यूरॉन्स हैं,
बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जिसका जो सेल बॉडी कहाँ लोकेटेड होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करो या आप बात करो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपने गैंग्लिया टर्म पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे बात कर सकते हो कि यहाँ की जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी कहाँ इसकी लोकेटेड होगी। अगर ये आप बात करते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई बोलेंगे। देखो दो चीज़ है, अगर ये सेल बॉडी आपने बोला ना न्यूरॉन है जिसकी आपने बोला सेल बॉडी है, अगर ये लोकेटेड कहाँ होती है, सीएनएस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। सेम अगर ये कहाँ लोकेटेड होगी, पीएनएस में, मतलब आप बात कर सकते हो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। दो चीज़ें सेम ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जैसे आपने बोला जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जिसकी जो सेल बॉडी है अगर वो कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में, तो उसको हम क्या वहाँ पे क्या टर्म देते हैं, न्यूक्लियाई टर्म देते हैं। लेकिन सेम बात आपने किया कि जो न्यूरॉन है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी कहाँ लोकेटेड है, पीएनएस में, या आप और ज़्यादा बात करो तो एएनएस में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग्लिया बोलेंगे। तो यहाँ पे आपने टर्म लिखा है डोर्सल रूट गैंग्लिया, क्योंकि ये जा कहाँ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में तो जाएगा ना। तो आपने बोला कि ये जो डोर्सल रूट गैंग्लिया होता है कैसा होता है आपका, ये जो डोर्सल रूट गैंग्लिया होता है कैसा होता है, सूडो यूनिपोलर होता है। कैसा होता है, सूडो यूनिपोलर का मतलब आपको पढ़ाया गया था, न्यूरॉन्स बाइपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं और यूनिपोलर होते हैं, आपने पढ़ा था। अब सूडो यूनिपोलर का मतलब आपने पढ़ा था, बाइपोलर का मतलब क्या हुआ, बाई बाइपोलर का मतलब क्या हुआ, आपने बोला कि सेल बॉडी, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, ये क्या हुआ, डेंड्राइट, ये हुआ एक्सॉन, ये हुआ सेल बॉडी। ऐसा ही होगा ना बाइपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए कि यहाँ पे आपने लिखा है सूडो यूनिपोलर, देखो ये क्या है, आपका सेल बॉडी है, और देखो ये क्या है, आपका एक्सॉन है, ये भी क्या है, यहाँ पे ये भी ये डेंड्राइट नहीं होगा, ये भी एक्सॉन ही होगा। तो दोनों साइड से एक्सॉन, ये भी एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, और बीच में क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। तो इसको हम दिखने में कैसा लग रहा है, बाइपोलर, पर है कैसा, यूनिपोलर। या और ज्यादा बात कर सकते हो कि इसको यूनिपोलर ना लिख के आप लिखो बाइपोलर। बट आप पढ़िएगा सूडो यूनिपोलर ही आपको आएगा पढ़ने के लिए। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सूडो यूनिपोलर इन द सेंस